हेलो दोस्तों, मैं संजय शुक्ला, राजनीति विज्ञान का विषय विशेषज्ञ, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बीए प्रथम वर्ष में राजनीति विज्ञान विषय का अध्ययन करेंगे। यानी बीए प्रथम वर्ष की क्लास में राजनीति विज्ञान का अध्ययन करेंगे और राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है भारत सरकार एवं राजनीति। यानी जो द्वितीय प्रश्न पत्र है वो नए सिलेबस के अनुसार ये भारत सरकार और राजनीति है इसका नाम, और इसका जो चैप्टर है वो प्रथम है, यानी प्रथम चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोगों को देखना है कि भारत में संवैधानिक विकास, यानी जो हम लोगों का जो पेपर है द्वितीय, उसमें जो पहला चैप्टर है वो है भारत में संवैधानिक विकास। और संवैधानिक विकास को हम लोग देखेंगे, जिसमें से हम लोग पहला जो संवैधानिक विकास देखेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वो होगा 1858 का अधिनियम या 1858 का भारत सरकार अधिनियम। अब हम लोग देखते हैं कि इसको अध्ययन करने के पीछे उद्देश्य क्या है हम लोगों का। तो उद्देश्य है कि कंपनी शासन के अंत की परिस्थितियों से परिचित होंगे कि किन परिस्थितियों में कंपनी के शासन का अंत हो गया, और हम लोग देखेंगे कि 1858 के जो अधिनियम है उसकी विशेषताएं क्या। तो हम लोग आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर और देखते हैं कि अधिनियम जो पारित हुआ था 1858 में, इसके पीछे कारण क्या था। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ जान ले, बैकग्राउंड में चलते हैं और देखते हैं कि जो भारत में संवैधानिक विकास है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में, यानी 1773 से शुरू होता है। और 1773 से शुरू होता है तो इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी का जो शासन व्यवस्था है, यानी शासन प्रणाली है, उसकी नींव रखी जाती है। वहीं से उस जो नींव रखी गई 1773 के एक्ट के द्वारा जिस शासन प्रणाली का, उसमें समय समय पर सुधार होता है। ये लगभग 100 वर्षों तक चलता है और 1858 तक आते आते इसके स्वरूप में चेंज हो जाता है, यानी इसके स्वरूप में चेंजिंग आती है, क्योंकि माना जाता है कि जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी है वो एक व्यापारिक कंपनी थी और सीधे लाभ के लिए काम करती थी, और उसकी जो नीतियां थी वो भारतीय जनता के प्रतिकूल थी, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता ने 1857 का विद्रोह किया। तो 1857 का विद्रोह किया तो इससे पीछे ये कारण माना गया कि जो कंपनी सरकार की जो नीतियां हैं वो भारतीयों को पसंद नहीं आई, और उन्होंने कंपनी को इसीलिए हटाने के लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया, जिसे हम भारत का मुक्ति आंदोलन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। तो और ये मजबूत हो गया लोगों के मन में, ब्रिटिशर्स के मन में, संसद के सदस्यों के मन में, कि जो कंपनी है अगर ये बहुत दिन तक भारत में शासन करती रही तो हो सकता है ब्रिटेन जैसे उपनिवेश को भी हम लोग अपने हाथ से खो देंगे। अब इससे पहले थोड़ा सा और हम देख लें तो ये कारण है, लेकिन जो संवैधानिक विकास क्रम में एक एक्ट पारित हुआ था 1858 से पहले, जिसे हम कहते हैं 1853 का एक्ट। यानी 1853 का जो एक्ट है इसमें स्पष्ट रूप से संसद ने कहा था कि संसद जब तक चाहे तब तक कंपनी भारत का प्रशासन और राजस्व पर नियंत्रण रख सकती है, और जब संसद चाहेगी तो इसे क्या करेगी, उसके कंपनी के इस अधिकार को समाप्त कर देगी। तो ये भी एक बड़ा कारण था, क्योंकि कंपनी को अनिश्चित काल के लिए भारत पर शासन करने का अधिकार नहीं दिया गया, और उससे कहा गया कि जब तक संसद को ऐसा लगता है कि आप भारत में बने रहें, शासन करते रहें, तब तक आप शासन करेंगे।
तो उसमें एक कारण ये भी था कि अब उसका समय आ गया था कि ब्रिटिश सरकार सीधे भारत का शासन अपने हाथों में ले। दूसरा बड़ा कारण है कि जो पामर्स्टन थे यानी ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे उस समय, उनका भी मानना था, उन्होंने कहा कि जब 1858 का जब अधिनियम विधेयक पेश किया संसद में, तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक प्रणाली की विशेषता है कि वह संसद के प्रति, अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन भारत में जो सरकार है वो ना संसद के प्रति उत्तरदायी है और ना ही और ऐसी संस्था के प्रति उत्तरदायी है कि जिसकी न नियुक्ति संसद ने किया है और ना ही क्राउन ने। कहने का आशय यह है कि जो भारत की सरकार थी 1858 से पहले, वो कंपनी के जो संचालन निदेशक मंडल था उसके प्रति रिस्पांसिबल थी, न कि संसद के प्रति। और संसद जनता के प्रति रिस्पांसिबल है। तो अगर कंपनी सरकार अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रति रिस्पांसिबल है तो इसका मतलब है कि वो अपने शासन को जनता के प्रति रिस्पांसिबल मान करके नहीं चलता। तो ये भी उन्होंने कहा कि ये कहीं से भी ठीक नहीं है और इसलिए भारत का जो शासन व्यवस्था है, जो सरकार है, उसे संसद के अधीन लाना चाहिए। सरकार और राज के प्रति रिस्पांसिबल होना चाहिए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके 1858 का जो अधिनियम है, 1858 का अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा जो पहला काम किया गया वो ये किया गया कि जो भारत में कंपनी का जो शासन था उसका अंत कर दिया गया। अब कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया, तो अब कंपनी का शासन कैसा था, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। तो जो कंपनी थी, कंपनी के जो गवर्न करने वाले लोग थे यानी ब्रिटेन में रहते थे, ये लोग व्यापारियों का एक समूह था जिसका एक निदेशक मंडल था और भारत में इसका जो शासन देखता था गवर्नर जनरल। ध्यान देंगे हम, इसका शासन कौन देखता था? गवर्नर जनरल। और परिषद की सहायता यानी उसकी एक परिषद होती थी और उस परिषद की सहायता से पूरा प्रशासन चलाता था। तो अब ये रिस्पांसिबल ब्रिटेन में जो निदेशक मंडल है, निदेशक मंडल उसके प्रति था। और निदेशक मंडल और थोड़ा सा इसमें एक और महत्वपूर्ण भूमिका 1784 से शुरू होता है। वो शुरू ये होता है कि 1784 के एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई। नियंत्रण मंडल, ध्यान देंगे हम लोग, नियंत्रण मंडल। तो अब ये जो प्रशासन था भारत का, गवर्नर जनरल और परिषद जो चलाती थी, वो क्या करती थी, ये जो नियंत्रण मंडल है और निदेशक मंडल दोनों ये ब्रिटेन में, यानी ये संस्था भारत में नहीं है, ये ब्रिटेन में। अब गवर्नर जनरल इसके प्रति रिस्पांसिबल था और इसके प्रति रिस्पांसिबल था। यानी अब संसद, ब्रिटेन में जो संसद है और जो राजा है, इसके प्रति रिस्पांसिबल नहीं था। यानी पूरा भारत का जो प्रशासन था वो नियंत्रण मंडल के निर्देशन में काम करता था और निदेशक मंडल के निर्देशन में काम करता था। पूरी तरह ये प्राइवेटाइजेशन था। तो क्या हुआ कि ये जो प्रशासन का जो ढांचा है 1858 से पहले, उसको इस एक्ट के द्वारा, 1858 के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। और समाप्त कर दिया गया तो इसमें जो खास परिवर्तन हुआ वो ब्रिटिश स्थित जो कंपनी का जो प्रशासन था या भारत का प्रशासन था उसके ढांचे में परिवर्तन किया गया। ढांचे में क्या परिवर्तन किया गया कि ब्रिटेन में जो भारत का शासन है वो पहली बात तो संसद में निहित कर दिया गया, यानी संसद के नियंत्रण और निर्देशन में चलेगा और राजा के, यानी इसका अंतिम जो मालिक कौन हो जाएगा? राजा हो जाएगा। यानी जब राजा हो जाएगा तो इसका मतलब संपूर्ण जो भारतीय प्रशासन है, जो जनता है, सीधे राजा और संसद के द्वारा शासित होगी। अब अगर शासित होगी तो ये पक्ष तो ये हो गया। दूसरा पक्ष ये हमने बताया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो दो संस्थाएं पहले काम करती थी, या हम ये एक ही शब्द में जान ले तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण मंडल। तो जो नियंत्रण मंडल था, अब चूंकि कंपनी का शासन अंत हो गया
तो नियंत्रण जो मंडल है इसको भी समाप्त कर दिया गया, यानी इसको भी समाप्त कर दिया गया। तो जब समाप्त कर दिया गया तो हमने देखा कि यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, निदेशक मंडल था, फिर नियंत्रण मंडल था, फिर भारत में गवर्नर जनरल था। अब क्या हुआ कि जब इसको समाप्त किया गया तो इसके जगह पर जो जो काम नियंत्रण मंडल देखता था उसके काम को देखने के लिए भारत सचिव की नियुक्ति की गई। ध्यान देंगे, भारत सचिव। तो भारत सचिव की जब नियुक्ति की गई तो अब चूंकि नियंत्रण मंडल जो भी काम करता था वो सभी काम भारत सचिव के जिम्मे आ गए। अब भारत सचिव को अपना प्रशासन चलाने के लिए एक परिषद का निर्माण किया गया, यानी इसका भी एक परिषद बनाया गया। भारत के प्रशासन में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। यहाँ अभी गवर्नर जनरल और उसकी एक जो परिषद थी उसी के द्वारा पूरे भारत का प्रशासन चलाया जाता था। लेकिन अब हुआ क्या, जो चैनल था पहले की वो थोड़ा चेंज हो गया, यानी गवर्नर जनरल। तो पहले गवर्नर जनरल और नियंत्रण मंडल मिलकर के भारत के मामले को तय कर लेते थे। अब क्या हुआ कि गवर्नर जनरल और भारत सचिव की जो परिषद थी ये लोग मिलकर के भारत के संबंधी सभी निर्णय ले, और निर्णय ले लेते थे तो भारत सचिव संसद के प्रति उत्तरदायी था। ये ध्यान देने वाली बात है, संसद के प्रति उत्तरदायी था। तो अगर संसद के प्रति उत्तरदायी है तो इसका मतलब है कि यह जो ब्रिटिश सरकार थी उसका एक मंत्री होता था, यानी ये मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। जो भारत सचिव है ये मंत्रिमंडल का सदस्य होता था और ये भारतीय मामलों के प्रति को लेकर के संसद के प्रति उत्तरदायी था। तो कहने का मतलब कि संसद का सीधे तो शासन नहीं होता था भारत में, वो कैसे करती थी, भारत सचिव और उसके परिषद के माध्यम से, भारत के गवर्नर जनरल के माध्यम से, यानी भारत सचिव, परिषद और भारत स्थित गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद थी इसके माध्यम से भारत का प्रशासन वो चलाते थे। अब चलाते थे तो संसद क्या किया था, इसे ये डिमेरिट आ गई कि संसद अब भारतीय मामलों में रुचि लेना बंद कर दिया, क्योंकि सभी काम वो अपने जो मंत्रिमंडल का एक सदस्य है भारत सचिव इसी के जिम्मे छोड़ दिया, क्योंकि वो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था यानी भारत सचिव था वो संसद का सदस्य होता था और वो संसद के प्रति उत्तरदायी था। तो ये तो हमने ये देखा। अब देखिए थोड़ा सा जो भारत सचिव की जो परिषद है, भारत के प्रशासन में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वो अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन था तो अब भारत सचिव के अधीन चला गया। अब परिषद का थोड़ा निर्माण देख लें हम लोग, क्योंकि इसी परिवर्तन हुआ भारत सचिव और परिषद। तो अब परिषद में क्या हुआ कि ये 15 सदस्य थे, इसमें ध्यान देने वाली बात है 15 सदस्य। 15 सदस्य में से जो 8 सदस्य थे इसकी नियुक्ति क्राउन द्वारा यानी राजा द्वारा होती थी, और जो 7 सदस्य थे इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी निदेशक मंडल जो कंपनी का के थे, निदेशक मंडल, ये लोग इन 7 सदस्यों की नियुक्ति करते थे। लेकिन इसमें भी ये प्रावधान किया गया कि जब ये 7 सदस्य जो निदेशक मंडल ने नियुक्त किया है, अगर वो सदस्य रिटायर हो जाते हैं, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, तो दोबारा इन सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार ब्रिटिश क्राउन को मिल जाएगा, यानी राजा को मिल जाएगा। इस तरह भविष्य में जो 15 सदस्य थे काउंसिल ऑफ स्टेट के, उसको राजा द्वारा ही नियुक्त किया जाना था। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण ये चीज है। अब हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं कि भारत सचिव अब क्या होगा कि अब गवर्नर जनरल मिलकर के दोनों भारत का प्रशासन चलाएंगे। अब इसकी शक्तियां क्या है, तो जो गवर्नर जनरल है वह अपने भारत संबंधी जो सभी प्रशासन और आय व्यय से संबंधित जितने भी रिपोर्ट होते थे वो संसद को प्रतिवर्ष उसे रखनी होती थी संसद के पटल पर। दूसरी चीज जो भारत का जो नैतिक और सामाजिक विकास है इससे संबंधित भी रिपोर्ट संसद में देनी पड़ती थी, यानी ये बताना पड़ता था कि नहीं हमारा जो शासन है सिर्फ शोषण के लिए नहीं है, हम लोग भारतीयों की उन्नति के लिए भी कुछ प्रयास करें। तो ये हमने देखा कि ये थोड़ा सा परिवर्तन। अब थोड़ा सा ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है यानी जिसको हम गवर्नर जनरल कहते हैं उसके नाम में थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया, क्योंकि अब किसी संस्था के लिए काम नहीं कर रहा था, वो राजा के लिए काम करता था और संसद की ओर से वो शासन करता था और राजा की ओर से संधि और समझौते करता था।
यानी भारत में वो राजा का प्रतिनिधि होता था, यानी भारत में जो गवर्नर जनरल है उसकी वो भूमिका होती है। ध्यान देने वाली बात है, गवर्नर जनरल इसकी दो भूमिका थी। एक तो संपूर्ण जो भारत में एग्जीक्यूटिव बॉडी थी यानी कार्यकारिणी थी या प्रशासन था, उसका ये केंद्र बिंदु है, यानी पूरा ये संचालन इसी के जिम्मे होता था और इसका संचालन वो परिषद की सहायता से करता था, यानी इसकी भी एक परिषद थी उसकी सहायता से करता था। दूसरा काम, ये जो देशी रियासतें थी या विदेश जो मामले थे उसको भी ये हैंडल करता था, यानी संधि और समझौते भी करता था। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, संधि और समझौते। तो जब संधि और समझौते करता था तो आप जानते हैं कि संधि और समझौता हमेशा दो राजाओं के बीच होता है, और दो राजाओं के बीच होता है तो चूंकि हमने बताया गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव बॉडी है, यानी कहने मतलब यह प्रशासनिक कार्य देखता है, राजनीतिक प्रमुख है। अब ये कह रहा है यानी कार्यपालिक प्रमुख है, अब ये कह रहा है कि अब संधि समझौता कैसे कोई कर सकता है, क्योंकि ये राजा का कौन सा है, भारत में प्रधानमंत्री है जो पूरे प्रशासन को चलाता है। अब यही अगर संधि और समझौता करेगा और वो भी राजा की ओर से प्रशासन चलाता है, तो संधि समझौता भी किसकी ओर से करेगा, राजा की ओर से करेगा। तो जब राजा की ओर से करेगा तो इसको वायसराय कहा जाएगा, वायसराय। यानी अब इसका नाम हो गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वायसराय, यानी गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय, ये नाम पड़ गया। तो वायसराय हमेशा जो संधि और समझौते जब दो राज्यों के बीच होता था तब ये शब्द उसके लिए प्रयोग किया जाता था। वायसराय का मतलब होता है कि राजा का प्रतिनिधि या उपराजा, ठीक है। तो उपराजा की भूमिका में आ गया, क्योंकि भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन की ओर से चलाया जाता है। तो ये हमने देखा, तो कंपनी का शासन समाप्त हो गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जगह भारत सचिव की नियुक्ति हो गई। दूसरी चीज ये कि जो वायसराय की जो परिषद है या गवर्नर जनरल है और या प्रांतीय गवर्नर है, उनकी नियुक्ति का भी अधिकार भारत सचिव और उसकी काउंसिल को दिया गया। तो भारत मैंने ताज की ओर से दिया गया, यानी राजा के पास था, यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और जो भारत के अन्य गवर्नर हैं उनकी नियुक्ति राजा करता था, लेकिन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे भारत में उसकी नियुक्ति गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करता था। और इस तरह हम देखें कि 1858 का जो एक है भारत के इतिहास में एक क्रांतिकारी अधिनियम है जिसके द्वारा कंपनी के शासन का अंत होता है और ब्रिटिश क्राउन और संसद का शासन भारत में शुरू होता है। धन्यवाद। अगली क्लास में हम लोग और चर्चा